हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1980s के डेकेड्स में जो भी मेजर इवेंट हुआ था वो सब कवर कर लिया है। आज कंटिन्यू करने वाले हैं हम 1991 के बाद जो भी मेजर चेंजेस अगर हुए थे उनको। तो 1991 ईयर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है वर्ल्ड के एस्पेक्ट और इंडिया के एस्पेक्ट से। अब वर्ल्ड के लिए ये ईयर क्यों इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि सोवियत रशिया जो है डिसइंटीग्रेट हुआ था सेवरल डिफरेंट कंट्रीज़ में और कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। और इंडिया के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर इसलिए है क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने बहुत ही अच्छा काम किया था इंडियन इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। कुछ अच्छे रिफॉर्म्स वो ले आए थे जिनके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे। अब इलेक्शंस में जो 1996 और 1999 के इलेक्शंस थे, इन दोनों इन ईयर्स के बीच में जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी लोकसभा में। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, एच.डी. देवे गौड़ा जी और इंदिरा कुमार गुजराल जी ने प्राइम मिनिस्टर्स की तरह काम किया था इस समय के दौरान। फाइनली 1999 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पावर में आए थे और भारतीय जनता पार्टी जीती थी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आ रहा है इस चैप्टर का, जहाँ पर सेंटेंसेस तो बहुत कम है लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान के साथ समझौता किए थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये समझौता किया था कि अब तक जो भी हमारे बीच में झगड़ा लड़ाई हुआ हम उन्हें भूल कर एक आगे अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे ट्रेड रिलेशनशिप को रखेंगे। तो दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर, दोनों कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया था ये टर्म्स एंड कंडीशन और समझौता हो गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मैटर में वो किसी दूसरी कंट्री को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो दोनों कंट्री एकदम सहमत हो गए कि हाँ ठीक है भाई, अब से अच्छे रिलेशनशिप्स हम लोग रखेंगे, कोई भी किसी के ऊपर वार नहीं करेगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगी अच्छे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सॉल्व की जाएगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान जो है इतना अच्छा कंट्री नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है। उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया जिसकी वजह से कारगिल वॉर हुआ। हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पर लिखा गया है 1999 में पाकिस्तान और इंडिया के साथ कारगिल वॉर हुआ था कश्मीर इशू को लेकर। मैं आपको बताती हूँ ये जो कारगिल वॉर है ये रियलिटी में क्यों हुआ था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझौता किया, दोनों कंट्रीज़ मान गए थे, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा ओबे नहीं करते हैं। तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया कि दोनों कंट्रीज़ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, अच्छे रिलेशनशिप्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आर्मी ने कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स, कमिश्नर्स ने ग्रुप बनाया और हमारे इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। तो क्या होता है, कश्मीर जो रीजन है वहाँ पर आर्मी रहती है। तो कश्मीर रीजन में आप जानते हैं बहुत ही टेम्परेचर अच्छा नहीं है, बहुत ठंडा टेम्परेचर रहता है। तो जब ठंडी का सीज़न आता है तो वहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है टेम्परेचर। तो उस समय यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो बॉर्डर में आर्मी रहते हैं पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी, ये सब क्या करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ऐसा है कि वहाँ पर सर्वाइव नहीं किया जा सकता है, तो ये सब क्या करते हैं, कुछ समय के लिए पीछे आ जाते हैं। और मई जून के मंथ में जब टेम्परेचर सर्वाइवल रेट पे पहुँच जाता है तब ये सब फिर से अपने बॉर्डर पे चले जाते हैं। तो अब जब ठंडी का सीज़न आ गया, जब -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लगा टेम्परेचर, तब इंडिया की आर्मी कंडीशंस के मुताबिक पीछे आ गए, लेकिन पाकिस्तान पीछे नहीं गया। जैसे ही इंडिया की आर्मी पीछे आ गए, पाकिस्तान की आर्मी हमारे देश में घुस गए और वहाँ पर उन्होंने अड्डा बना लिया। अब अड्डा बना के वो लोग, बहुत ही एक हाई पीक था लगभग 18,000 फीट का, इतने ऊपर जाके वो लोग अपना अड्डा बना लिए
और वहाँ से उन्होंने हमारे आर्मी के ऊपर, हमारे जो ज़िला है कारगिल, यहाँ पर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। इंडिया कभी भी सामने से वॉर नहीं करता है, हमेशा डिफेंस करता है। इस वॉर में भी इंडिया ने डिफेंस किया। 1971 का वॉर जो मैंने आपको बताया था, इंडिया तैयार था पूरी तरीके से वॉर के लिए, लेकिन इंडिया ने वॉर नहीं किया था। इंडिया ने वॉर नहीं किया था, उसे बस एक एक पाकिस्तान की एक शुरुआत की इंतज़ार थी। तो जैसे पाकिस्तान ने हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स पे बॉम्ब गिराया था, तुरंत इंडिया ने अपने डिफेंस के लिए वापस से वार किया था। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जान लेना कि इंडिया सामने से आज तक कभी वॉर नहीं किया है। इस वॉर में भी, कारगिल वॉर में भी, उन लोगों ने, घुसपैठियों ने आके अड्डा बना लिया हमारे ऊपर, उन्होंने हमला करना स्टार्ट कर दिया, तब जाके इंडिया ने अपने लिए डिफेंस किया। अब यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अड्डा बना लिया, हमारे ऊपर हमला करने लगे। तो हमारी आर्मी ने अपनी जी जान लगा दी। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भी पीछे नहीं हटे, इन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए थे। मैं अपने देश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को नमन करती हूँ और इनके वीरता की मैं सराहना करती हूँ। फिर 1999 में ये वॉर हुआ और इंडिया जो है पाकिस्तान को डिफीट कर दिया। मैंने इस कारगिल वॉर को पूरी डिटेल में आपको नहीं समझाया है, लेकिन फिर भी मैंने एक मेजॉरिटी जो रीज़न है इस वॉर का आपको बता दिया है। आपकी सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कारगिल वॉर में एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ था इस पैराग्राफ से जान लेना, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी और आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी। इंडिया ने 1998 में काफ़ी न्यूक्लियर टेस्ट जो है कंडक्ट किए थे पीसफुल पर्पसेस के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे न्यूक्लियर जो पावर है बहुत अपने डिफेंस सिस्टम में यूज़ होता है, बिजली बनाने के लिए यूज़ होता है, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च में, साइंस रिसर्च में, यहाँ पर ये सब चीज़ों के लिए जब कोई टेस्ट होता है, न्यूक्लियर टेस्ट, तो वो पीसफुल पर्पसेस के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपका ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियर टेस्ट फॉर पीसफुल पर्पसेस क्या हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है। तो हम लोगों ने 1991 के बाद जो मेजर चेंजेस है वो देखा और कारगिल वॉर को भी समझा, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये भी देखा। अब देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो जैसे हमने 1991 के बाद मेजर चेंजेस में पहले पैराग्राफ में ही देखा था कि पीवी नरसिम्हा राव जी ने बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स लाए थे हमारे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, पूरा टॉपिक है, ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में ही बनाया गया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी और नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी। तो इंडियन इकोनॉमी को चलिए देखते हैं। Right from independence, the modernization of economy, economic self-sufficiency and social justice have been the characteristics of Indian economy. इंडिया जो है आत्मनिर्भरता चाहता था और मॉडर्निटी चाहता था अपनी कंट्री में इकोनॉमी के लिए, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करके, क्योंकि इंडिया जो है हमेशा से अपने इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहता था। हमारी कंट्री जो है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, हमारी कंट्री में जो इकोनॉमी है वो सोशल जस्टिस पे बेस्ड होनी चाहिए, प्लानिंग के थ्रू। ऐसा हमारी कंट्री में नीड था, या फिर ऐसे हमारे कंट्री के लोगों की अथवा हमारी कंट्री के पॉलिटिशियंस या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड थी, वांट थी। फॉर दिस, इसके लिए नेशनल प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश करवाया गया था, जो डेवलपमेंट थ्रू द पॉलिसी ऑफ 5 ईयर प्लान्स को
कोऑर्डिनेट करता है। अब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जो है स्टार्ट किया, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को स्टार्ट किया था 1991 में, और इन रिफॉर्म्स को हम लोग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। इनके जो रिफॉर्म्स थे, इनके जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस थे, ये इंडियन इकोनॉमी को फ्लरिश करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल थे। और आज जो इंडिया की इकोनॉमी फ्लरिश्ड हुई है, ये इनके पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ही हुई है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स लाए थे। और अभी क्या रिफॉर्म लाया है वो देखते हैं। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ इन इंडिया इंक्रीज्ड। जो फॉरेनर्स हमारे फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन कंपनीज़ हमारे इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे, और जो इंडिया में स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने भी इंडियन इकोनॉमी के रिफॉर्म में बहुत ही सहायता की। अब फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत ही एवेन्यूज़ और एम्प्लॉयमेंट को ओपन कर दिया। साइंटिफिक, साइंस बेस्ड एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ने इंडिया के इकोनॉमी को बूस्टअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और 1991 में जो भी चेंजेस आए, उसके बाद जो भी चेंजेस आए, इसे हम ग्लोबलाइजेशन के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। ये टर्म दे दिया गया है, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, लेकिन फिर भी जो हमारा कंट्री है ये ग्लोबल हुआ, हमारे कंट्री के ट्रेड रिलेशंस बढ़े, दूसरे कंट्रीज़ के साथ में हमारा रिलेशन बढ़ा, तो ये जो है एक ग्लोबलाइजेशन वर्ड में टर्म किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई, जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस हुई, अब हम ये देखेंगे। तो सेल्फ रिलायंस के लिए दो मेजर इवेंट्स हैं जिन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। पहला है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। 1965 में इन्होंने एग्रीकल्चरल टेक्निक्स में कुछ इम्प्लीमेंटेशंस किए थे, साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशंस, जिनके वजह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल था। और डॉक्टर वर्गीस क्यूरीन का जो एक्सपेरिमेंट था कोऑपरेटिव डेयरी में, इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया था, और इसे कहते हैं वाइट रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन साइंटिफिक और जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कुछ भी इवेंट्स हुए थे, इनमें ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इंडिया ने बहुत सारे एटॉमिक एनर्जी और स्पेस रिसर्च में भी प्रोग्रेस दिखाया था। डॉक्टर होमी भाभा ने ले किया था इंडियन एटॉमिक पावर प्रोग्राम, और इंडिया ने इंसिस्ट किया था एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करने के लिए सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फार्मास्यूटिकल एंड डिफेंस, तो ये होता है पीसफुल पर्पसेस के लिए एटॉमिक एनर्जी का यूज़। इंडिया ने अचीव किया था कंसिडरेबल सक्सेस इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल। 1975 में इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च हुआ था। आज इंडिया एक बहुत ही सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्रामर है, और बहुत सारे सैटेलाइट्स इंडिया के लॉन्च हो चुके हैं, और बहुत से प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं, बहुत से प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं, और फ्यूचर प्लानिंग भी चल रही है। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड कंसिडरेबल एडवांसमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर और टेलीकम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अब इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइज भी हो गया है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो फ्रेंड्स, दो टॉपिक्स बचा है, चेंजेस इन सोशल फील्ड और ग्लोबलाइजेशन। अब सोशल फील्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे, तो इन चेंजेस को देखते हैं क्या हुआ था। तो इस समय के दौरान बहुत सारे सोशल फील्ड में भी चेंजेस आए थे इंडिया में। तो कुछ चेंजेस जो थे एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन से रिलेटेड थे, और कुछ जो थे वो
डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए थे, ताकि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वीमेन और चिल्ड्रन को प्रमोट कर दिया जाए। और डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को एक सेपरेट बॉडी की तरह क्रिएट किया गया था 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। कुछ जो लॉज हैं ये इंश्योर करते थे कि वीमेंस के साथ में सोशल जस्टिस हो रहा है और जो भी स्कीम्स आ रही हैं इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि स्कीम तो आ जाती है लेकिन जनता तक पहुंचती नहीं है, तो उन स्कीम का फ़ायदा क्या हुआ? ये जनता के बेनिफिट के लिए बनाया गया है और सिटीजन्स को मिल ही नहीं रहा है, तो ये तो बुरी बात हो जाती है। तो ये चेक करने के लिए कि जो सोशल जस्टिस है वो विमेन तक प्रॉपरली पहुंच रहा है कि नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इंक्लूड करते हैं जो भी स्कीम्स और जो भी एक्ट्स इंश्योर हुए थे विमेन सोशल जस्टिस के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनमें कुछ जो एक्ट है, जो भी रिफॉर्म है, ये इंक्लूड करता है प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट एज पर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। विमेंस के लिए सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ में विमेंस के लिए सीट रिजर्वेशन पॉलिसी भी इंश्योर हुई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो भी बनाए थे उनके मुताबिक कुछ जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इंडियन सोसाइटी में जिनके वजह से इंडिया में सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। इनका मेन जो फोकस था वो ये था कि कास्ट सिस्टम की वजह से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। इस वजह से कुछ जो कास्ट हैं वो डिप्राइव हो जाती हैं और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है, तो उन्हें ऊपर उठने का कभी मौका नहीं मिलता है। तो इनके लिए भी बहुत सारे स्कीम्स जो है इंश्योर किए गए थे, जैसे कि इनके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ में रिजर्वेशन और बहुत से कोटा इनको प्रोवाइड किया गया था, वो अभी भी है। तो ऐसे डिप्राइव्ड सोसाइटीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए, इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन सेट किया गया था 1953 में। 1978 में एक कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, ताकि बैकवर्ड क्लासेस के इश्यूज़ को पढ़े और उनको हेल्प कर सके। इंडियन गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट को भी पास किया था 1989 में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के डिग्निटी, रिस्पेक्ट और फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए। अब जो लास्ट टॉपिक बचा है ये है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इंडिया का जो रिलेशंस बढ़ा दूसरे कंट्रीज़ के साथ में, ट्रेड रिलेशन और भी बहुत कुछ, इसी ग्लोबलाइजेशन टर्म कहते हैं। अब इंडिया जो है ये इमर्ज हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री की तरह ग्लोबल सीन में, और ब्रिक्स में इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है ब्रिक्स में, जहाँ पर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मेंबर्स हैं। और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट शो किया था। तो ये था ग्लोबलाइजेशन, और इंडिया ने मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और कम्युनिकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट शो किए। तो ये हो गया हमारा ग्लोबलाइजेशन, और इसी तरीके से हमारा चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर इवेंट्स आफ्टर 1960 कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे भी हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर हम इंडिया के इंटरनल चैलेंजेस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन,
अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए। उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप बताइए, मैं बना के अपलोड कर दूँगी, अपने प्लेलिस्ट में डाल दूँगी। एक मैंने सेपरेट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनाया है, मैं उसमें डाल दूँगी। तो मुझे यही कहना था कि ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, और चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, ये टेक्स्ट बुक का, ये भी हमने कंप्लीट किया है। तो आप अगर देख रहे हैं तो तीनों पार्ट देखिए, और आपका ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जो भी, अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हैं तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।